की, गुरुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। रेजिलियंस शब्द आपने सुना होगा। लचीलापन, एडवर्सिटीज को फेस करके कैसे बाउंस बैक करना। जब जब जीवन में बहुत ज़्यादा विपरीतता आने लगे और हम अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगे, कुछ भी हमें रास्ता नज़र ना आता हो, उम्मीद की किरण न दिखती हो, उस समय पुनः अपनी चेतना को जागृत करके वापस लौट करके सफलता पाने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से न घबराते हुए पुनः उठ करके जो तैयार हो जाता है नए सिरे से लड़ने के लिए, अपने आप को आगे कर देता है। जो प्रॉब्लम्स को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता है, एक ऐसा व्यक्ति आप लोग अपने आप को कैसा देखते हो? दो वर्ड्स आते हैं, एक प्रॉब्लम और एक चैलेंज। क्या डिफरेंस है दोनों में? अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? एक जैसे लगते हैं? हाँ? एक जैसे प्रतीत होते हैं? क्या अंतर है? वही तो हम जानना चाहते हैं। जी, प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? फिर हम यही तो जानना चाहते हैं। प्रॉब्लम मतलब चैलेंज आप किसे कहते हो? प्रॉब्लम आप किसे मानते हो? प्रॉब्लम वाला महाराज जी किसी भी रूप में आ सकती, कभी भी आ सकती, किसी भी रूप में। पर है क्या वो चीज? भला क्या है? पहले हम ये तो जान लें। वो तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कभी भी किसी चीज में दिक्कत हो सकती है। चैलेंज अपन खुद से लेते हैं। नहीं, हाँ, एटलीस्ट हम डिफाइन करना सीख ले पहले, अथवा समझना सीख ले। कई बार हम इन वर्ड्स का उपयोग बार बार करते हैं अपने लाइफ में। नमस्ते महाराज जी। हाँ। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स वो हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं। और चैलेंजेस वो हैं जब हम उन प्रॉब्लम्स को एक एक्सेप्ट करके वी वांट टू फेस देम एंड वी वांट टू हैव दैट करेज कि वी विल ओवरकम दीज। अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ कहना आपको? जो ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आए वो सब प्रॉब्लम्स हैं, और उनको फेस करते हुए जो आपने गोल रखा है और मतलब जो आपने सोचा है कि करना है उसको, अच्छा, जिसका समाधान हम निकाल सकते हैं वो चैलेंज कहलाता है। प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन हमें कुछ भी सॉल्यूशन नजर ना आता हो, कुछ भी सूझता ना हो। आप एक जंगल से जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन सर्प सामने आ जाए, फन उठा करके वो खड़ा है, अथवा एक लायन सामने आ जाए। अब क्या है आपके पास उपाय? शेर सामने खड़ा है, आप उसके सामने। वेरी बिग प्रॉब्लम। शेर है और आपके पास बचने के साधन है। देन इट बिकम्स अ चैलेंज।
चैलेंज एक चुनौती है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक डिफिकल्टी जैसी प्रतीत होती है। ऊपर तो उससे भी उठ सकते हैं, पर वो थोड़ा कठिन होता है। लाइफ को आप एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हो कि प्रॉब्लम के रूप में एक्सेप्ट करते हो? बहुत सारे लोगों का नजरिया जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम देखने का ही होता है, अथवा अपने जीवन को वो प्रॉब्लम के रूप में ही देखता है। उसे अपने लाइफ से कुछ मिलता ही नहीं है। अधिकांश लोगों का नजरिया ऐसा ही होता है, वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, कंप्लेंट ही करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, हेल्थ इश्यूज बहुत हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम है लाइफ में। बच्चा है कि सुनता ही नहीं है, लाख समझा लिया फिर भी मानता ही नहीं है। इतनी मेहनत करो फिर भी कोई असर ही नहीं पड़ता उस पर। दिन रात एक कर रहा हूं उसे सुधारने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हेडेक और हो जाता है। दिन भर में आपके मुख से ऐसे शब्द कितने बार निकलते हैं। जब भी आप आंखें खोलते हो, सबसे पहले क्या नजर आता है आपको? प्रॉब्लम ही। हाँ? उस दृष्टि से उसे लेते हो कि चैलेंज की दृष्टि से उसे लेते हो? बताइए। एक वर्ड आता है रेजिलियंस, सुना है? जब जब लाइफ में ऐसी एडवर्स कंडीशन हम फेस करने लगे, वहां व्यक्ति पुनः अपने आप को रिकवर कर लेता है, संभाल लेता है। वो प्रॉब्लम को भी चैलेंज के रूप में देखने की कोशिश कर लेता है। एकदम से इनिशियली वो प्रॉब्लम ही नजर आता है, ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं सूझता, कोई रास्ता ही नहीं दिखता, ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के जब हम सोचने की कोशिश करते हैं, उसी सिचुएशन में सॉल्यूशन भी नजर आने लगता है। होता है। चलो आज की शुरुआत हम सब के एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से करते हैं। आप अपने आप को वहां देखो जब आपका जन्म नहीं हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, जब आपके जन्म की शुरुआत हो रही थी, इमेजिन कर सकते हैं आपका जन्म कैसे होता है? मां के गर्भ से? नहीं, गर्भ में तो वो बहुत पहले आ जाता है जीव। स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग कहां से अपन मानते हैं? जब माता पिता का संयोग होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, सिर्फ एक स्पर्म जो है वहां तक पहुंच पाता है, जो आपके जन्म की एक नींव रखता है। साइंस पढ़ा होगा आपने, मेडिकल साइंस। कितने स्पर्म्स होते हैं? मेडिकल साइंस क्या बोलता? मिलियंस की संख्या में होते हैं। और सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक ऐसा स्पर्म होता है जो कुछ समय के बाद एक के रूप में फॉर्म हो जाता है। That was the leading sperm.
सारे स्पर्म्स को छोड़ करके वो आगे पहुंच जाता है। जानते हो प्रोसेस को? नहीं जानते। उस कंडीशन को विजुलाइज करो। अब उसे गिराने वाले बहुत सारे थे, पीछे खींचने वाले बहुत थे, लेकिन आपका जन्म उस स्पर्म से हुआ जो लीडिंग स्पर्म था, वो पीछे नहीं रहा। एडवर्सिटीज बहुत सारी थी वहां पे, नहीं सोच सकते हो उस दृश्य को? जैसे ही कांटेक्ट होता है, शास्त्रों में भी आता है, माता पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी। भारा भावना में कहते हो ना, रज और वीर मिलकर के यह शरीर का निर्माण होता है, वो फर्स्ट टाइम। और उसके बाद की जो जर्नी है, 9 महीने की जर्नी जो है, रादर 9 months 10 days, उतनी हो जाती, इतनी हो जाती होगी, कितनी हो जाती, कितने वीक्स होते हैं? 40 वीक्स, 40 वीक्स होते हैं, 36 की 40, 9 months and 10 days अप्रोक्सीमेटली। अब वो 9 महीने तक हम सभी कहाँ रहते हैं? कैसी सिचुएशन रहती है? सब, हर एक व्यक्ति फेस करता है, हाँ? हर व्यक्ति फेस करता है। चारों तरफ सिवाय प्रतिकूलताओं के, एडवर्सिटी के, कुछ भी नहीं होता है। होता है कुछ अनुकूलता नहीं था, इतना सा स्पेस रहता है। वहीं से हमें ग्रोथ, हमारी ग्रोथ जो है शुरू होती है। हमें ग्रो करना होता है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते। एक छोटा सा जीव आ जाता है उसमें, जीव और क्या, और कोई नहीं, हम स्वयं आ जाते हैं। कोई नॉलेज नहीं, कोई सपोर्टिंग टूल्स नहीं, अपने आप घोर अंधकार, अपने आप बढ़ना है। किससे लड़ना है? अपने वालों से ही लड़ना। वो माँ क्या भोजन कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे उठ रही है, कैसी एक्टिविटीज हो रही है, नॉट नेसेसरी हमेशा अनुकूल ही होती होती। वो क्या खाती है? एसिडिक फूड खा सकती है, एल्कलाइन फूड खा सकती है, स्पाइसी खा सकती है, हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अपने आप को बचाना आसान नहीं है। आसान है, बड़ा कठिन है। और हर एक मनुष्य वो गहरी लंबी यात्रा प्रतिकूलताओं वाली करता है। जो वो फेस नहीं कर पाते वो वहीं समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं अथवा मार दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जन्म होने के पहले ही वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो समाप्त नहीं हुए, बच गए, बचे ही नहीं, अपने आप को अच्छा बना लिया, हेल्दी हो गए, पावरफुल हो गए, वहां से निकल गए। 9 महीने की लंबी यात्रा और प्रतिकूलताओं भरी यात्रा को करते हुए, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, कुछ भी अनुकूल नहीं रहता वहां पे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता। पराश्रित जीवन पूरा, अपने हाथ में कुछ रहता है? कुछ भी तो नहीं रहता अपने हाथ में। एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को देखे तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता जो हमारे हाथ में होता है ना।
उतने से एरिया में भी वह एम्ब्रियो अपने आप को बचा लेता है। जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो भी वो संभाल लेता है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है, 3 महीने 4 महीने की यात्रा होती है, जब बॉडी के पार्ट्स बढ़ने लगते हैं, हाथ आने लगते हैं, पैर आने लगते हैं, सिर आने लगता है, उसके भीतर भी वाइब्रेशन पैदा होने लगते हैं, फीलिंग्स पैदा होने लगती है, होती है ना। कैसे अपने आप की वो सेफ्टी बना करके रखता है। अभी हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, आप सबकी और अपनी बात कर रहे हैं। और सबने इस फेज को फेस किया है, सबने किया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फेज को फेस करके ना आया हो। हर एक की यात्रा की शुरुआत जीवन के पहले सेकंड से या पहले समय से ही एडवर्सिटी से ही होती है। और जो 9 महीने तक उसे फेस करके बाहर आया है, इसका मतलब है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता वो, कुछ डिफरेंट व्यक्तित्व है, कुछ अलग है। जो अपने आप को बचा करके और बड़े अच्छे से निकल करके आया है। कोई युद्ध से कम नहीं होता है, समझना। हर एक अपने आप में वीआईपी पर्सन है। एवरी एंटिटी अपने आप में कुछ विशेषता को रखने वाली है। जो विशेषता को नहीं रखने वाली थी वो आ ही नहीं पाती है। पहला हर्डल कौन सा होता है लाइफ की शुरुआत का? जब वो मिलियंस स्पर्म छूट जाते हैं, उसमें एक लीडिंग स्पर्म आगे बढ़ करके जीतता है, और वो हमारी शुरुआत थी। फिर बाद के हर्डल्स 9 महीने तक के परेशानियां, ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं, अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने सारे हर्डल्स होते हैं। अब जन्म हो गया अपना, उसके बाद की यात्रा जर्नी कैसी रहती है? आसान रहती? नहीं रहती। बच्चे तो पाले होंगे, यदि अपने आप को नहीं देख सकते तो उन बच्चों को देखना जिनको आपने जन्म दिया है, हा? जिन्हें आप खिलाते हो, जो बच्चा माँ की गोद में रहता है, थोड़ा बढ़ने लगता है, हिलने डुलने लगता है, बैठने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। उसके सामने कुछ रखा हो, वो पकड़ने आता है तो माँ उसे उठा करके और बाजू रख देती। ऐसा होता है। कोई टॉयज रखा हो, बस टच करने को है, पकड़ने को, तो उठा करके और थोड़ा साइड में कर देती है। क्यों कर देती है? हाँ, परेशान करने की दृष्टि होती माँ की, हाँ, सताने की दृष्टि होती। अरे वो उसे छू रहा था, उसे पकड़ रहा था, आपने उठा के और उसके दूर कर दिया। क्या उद्देश्य रहता है? थोड़ा हम जानना चाहते हैं। हाँ, अब इतना सा नन्हा सा बालक, 4 ही महीने का होता, 6 महीने का होता, 6 महीने मान ले, 8 महीने मान ले, 6 महीने 8 महीने का बालक है, वो पूरी जी जान लगा करके घुटनों के बल चल करके उस टॉयज तक पहुंचता है, उस घंटी तक पहुंचता है, और आप उठा करके 1 फीट दूर और रख देते हैं। जब मां ऐसा करती है तो उस बच्चे के मन में क्या ख्याल आते होंगे? बताना, क्या विचार आते होंगे? अब वो रिटेलिएट कर नहीं सकता, बोल नहीं पाता है, लेकिन फीलिंग्स तो होती है उसकी, इमोशंस तो उसके भी होते हैं। खुश होता है वो, हाँ, खुश होते, बोले कौन आ गई, दुश्मन
हाँ, बल्कि माँ को तो मेरे पास ला करके देना चाहिए, माँ मुझसे दूर कर रही है। हिम्मत नहीं हारते अपन, वस्तु दूर होती है, अपन और हिम्मत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाते हैं। हर्डल थे कि नहीं, एडवर्सिटी क्रिएट की गई थी कि नहीं। मां का तो उद्देश्य होता है कि उतनी ही मजबूती उसकी बॉडी में आ जाए, उतना ही वह फिट हो जाए, जल्दी जल्दी वह आगे बढ़ने लगे, चलने लगे। ऐसी होती, देखना अपन सबकी लाइफ कैसी होती है। फिर थोड़े और बड़े होते अपन सभी लोग, चलने लगते हैं पैरों के बल। फिर क्या होता है, हाँ, माँ दूर खड़ी हो जाती है, ऐसा कोई दूर हो जाता है, पास बुलाने की कोशिश करती है, वो आता है और वो दूर हो जाती है। होता है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे पालते हो बच्चे को, कैसे पालते हो? वहां भी एडवर्सिटीज थी, उसे भी हमने जीत लिया, आगे बढ़े। अब और बड़े होने लगे, खेलने कूदने लगे, दौड़ने लगे। याद करो वो घटना जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई होगी, सीखी होगी, बाइसिकल चलाना सीखी होगी, हाँ? कितने बार गिरे होंगे? कितने बार गिरे होंगे? है ऐसा कोई जो कभी गिरा नहीं हुआ साइकिल चलाते समय, सीखते समय? कोई है ऐसा? जब पहली बार गिरे होंगे तो कौन सा भाव आया था? छोड़ने का भाव आया था? नहीं, अब कभी मैं साइकिल में बैठूंगा ही नहीं, ऐसा भाव आया था? नहीं आया था। गिरे, घुटने छिले होंगे, चोट लगी होगी, खून बह रहा होगा, हाथ में चोट लगी होगी, हो सकता है फेस में भी लगी होगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। फिर बैठकर फिर चलाना सीखने लगे। कितनी एडवर्सिटीज हमने फेस की होगी ऐसी। कभी ये भाव नहीं है कि छोड़ दो मैदान। यदि छोड़ दिया होता तो आज यहां होते नहीं। उसके बाद की जर्नी कैसी है? जब पहली बार स्विमिंग सीखी होगी, तैरना सीखा होगा पानी में, तब का एक्सपीरियंस कैसा? जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे, वहां का एक्सपीरियंस कैसा? समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अपने आप को देखना सीखो, हमारी यात्रा कैसी होती है। हर बार हम आगे ही बढ़ते गए हैं, न जाने कितने बार गिरे होंगे, लेकिन हर बार उठ करके चलने लगे। ऐसा नहीं कि गिरे तो गिरे ही रह गए, उठे, अपने आप को साफ किया, चोट लगी थी थोड़ा बहुत कुछ भी लगा लिया, फिर दौड़ने लगता है। वो बच्चा दिन भर में न जाने कितने बार गिरता होगा, 2 मिनट के लिए रोता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चोट की ओर ध्यान भी नहीं देता। पैर छिल गए होंगे, कुछ भी हो गया होगा, गहरी से गहरी भी चोट क्यों न लगी होगी, दांत भी टूट गए होंगे, हाँ, सिर्फ 2-5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। क्या होता है, 5 मिनट के बाद फिर खेलने में मस्त हो जाता है। वो गजब का एनर्जेटिक होता है बच्चा, उसकी एनर्जी लेवल, उसका उत्साह, उसकी उमंग देखते ही बनती है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? दूसरे बच्चे की बात कर रहे हैं। बताइए किसकी बात कर रहे हैं? किसी और की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। हर एक जीव जो है, हर एक की यात्रा ऐसे ही निकलती है, निकलती। कभी भी हम हारे नहीं, हारे नहीं हारे।
अब जैसे जैसे वो ग्रो करते चला जाता है, फिर क्या होता है? अब आप और बड़े होते गए, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में आ गए, कॉलेज में आने लगे, उसके बाद क्या होता है? एनर्जी और बढ़ जाती। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, इनटेक बढ़ता है, वैसे वैसे तो सब कुछ ग्रो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या होता है बाद में? बताइए हमें। एक स्टेज में आकर के व्यक्ति क्यों हारने लगता है? जब वो जन्म के पहले से ही जीतता हुआ आया है। देखिए, जहां से हमारी नींव शुरू हुई थी, जीत से ही हम कदम आगे बढ़ाना सीखे। जब हम थे नहीं, हमारी जो भूमिका तैयार हुई थी, उस समय हम थे नहीं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, पहला संस्कार था सबका, पहला इंप्रेशन था, फर्स्ट कदम था, पीछे मुड़ने का था ही नहीं, आगे बढ़ने का था, आगे ही बढ़ने का था, हर प्रतिकूलताओं को झेल करके आगे बढ़ने का था। हमारा बीजारोपण ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, सबका बीजारोपण। कभी उस सीड को देखना, बीज को देखना जो खेत में बोया जाता है, एक नन्हा सा बीज, उसके ऊपर इतनी हैवी मिट्टी। जब उससे वो अंकुरन फूटता है, उस मिट्टी के बोझ, उसका वेट कितना ज्यादा होता है, और अंकुर का पावर कितना होता है, कभी देखा है? वो अंकुर जब फूटता है, उसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी रहती है, लेकिन उस मिट्टी को भी वो पार करके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बढ़ रहा है वो। हम तो अभी 5 इंद्रिय की बात कर रहे थे, पंचेंद्रिय जीव मनुष्य की बात कर रहे थे। अब 1 इंद्रिय की देख ले थोड़ा सा, इस प्लांट की ग्रोथ के बारे में समझ ले अपन। कैसे बढ़ता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट है, चारों तरफ कवर्ड किया गया हवा से, जहां सांस लेने की भी जगह नहीं है। अब वो किस दम पर, किस शक्ति के बल पर, किस इच्छा शक्ति के बल पर वो आगे बढ़ जाता है। पहले वही मिट्टी उसे रोकने के लिए खड़ी रहती। जब वो मिट्टी देखती है कि तो मुझे भी चीर करके आगे बढ़ गया है, फिर वो नेचर उसके लिए नर्चर करने वाली हो जाती है ना? वही मिट्टी फिर उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने लगती है, करने लगती कि नहीं? पहले मिट्टी उसके लिए बैरियर रहती है, वो सिर्फ इंतजार करती है इस बैरियर को कौन सा बीज पार कर सकता है, और जिसने उसे पार कर लिया, फिर उसी के लिए वो सपोर्टिंग रोल अदा करने के लिए आ जाती है। ऐसी होता है कि नहीं? जो बीज अंकुरित नहीं होते वो वहीं सूख जाते हैं, लेकिन जो अंकुरित हो जाते हैं, इसमें से ग्रोथ होने लगती है, फिर वो माटी उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराने लगती है, भोजन भी वही देती है। वो वाटर एब्जॉर्ब करके कलेक्ट कर लेती है उस बीज के लिए। उसका भोजन तो पानी ही है, लेकिन इतना नन्हा सा बीज, नन्हा सा स्प्राउट उसमें से निकला है, वो कितना कंज्यूम कर पाएगा? तो वही मिट्टी जो है गीली होकर के उस वाटर कंटेंट को सहज करके अपने पास रख लेती है। किसके लिए? उस प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना? वो माँ का रोल अदा करने लगती है। करती है कि नहीं?
लेकिन बीज की यात्रा भी बड़ी गजब की यात्रा है। बीज से वृक्ष की जो यात्रा है, गर्भ से लेकर आगे बढ़ने की हमारी यात्रा है, अद्भुत यात्रा है। यदि इसके बारे में हम सोचें तो समझ में नहीं आता आखिर कितना बड़ा चमत्कार हम स्वयं कर लेते हैं। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। और उस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ था अपने पास, कोई शक्ति नहीं थी, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, पूरी बॉडी नहीं थी, न देखने की शक्ति, न समझने की शक्ति, न जानने की, न खाने पीने की, न बोलने की, कुछ भी शक्ति नहीं थी अपने पास। फिर भी अपन आगे बढ़ जाते हैं। जब सबके संस्कार इतने अच्छे हैं तो लाइफ में एक स्टेज पर आने के पश्चात व्यक्ति क्यों हार मानने लगता है, हमें यह नहीं समझ में आता है। वो अंदर से क्यों टूटने लगता है, हम नहीं जान पा रहे। क्या घबराहट उसके भीतर पैदा होने लगती है, कौन सी शक्ति उसे पीछे खींचने लगती है। पहले की तुलना में अभी तो हम बहुत बढ़ चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। पहले हम अकेले थे, कोई हमारे साथी नहीं थे। अब तो हमारे पास हमारे साथी भी हैं, है ना। आपके पास आपकी फैमिली है, पार्टनर्स है, फ्रेंड्स है, कोच है, गाइड है, मेंटर है, सोसाइटी है, सब कुछ है। जब कोई नहीं था तब हम लड़ करके जीत करके आ गए, और अब सब है तो फिर क्यों ये भाव मैदान छोड़ने का। किन किन को बहुत ज्यादा निराशा हाथ लग जाती है अपने जीवन के उन मोड़ों में, उन मोड़ों पर आकर के। कितने लोग इस स्टेज को फेस करते हैं अथवा किया अपनी लाइफ में। सभी लोगों ने फेस किया तो मैदान छोड़ने की इच्छा हो गई थी उस समय। जो रेजिलिएंट व्यक्ति होते हैं उस परिस्थिति को भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर के ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। फॉलिंग इज नॉट द फेलिंग। गिरना असफलता का प्रतीक कभी नहीं होता। मतलब यदि हम गिर गए हैं, पीछे रह गए हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो यह ना समझे कि फेलियर की निशानी है। फॉलिंग इज नॉट द फेलिंग। When flight isn't an option, fight we must. जब वो ऑप्शन ही नहीं है फ्लाइट मोड में आने का, ऊपर उठने का, छोड़ने का, तो क्या करना चाहिए? हमें फाइट करना ही चाहिए। करना ही चाहिए कि नहीं? आप लोग कैसा करते हैं? हम किसी और की कहानी नहीं बता रहे आप लोगों को। कोई काल्पनिक कहानी, कोई फैंटेसी नहीं सुना रहे आपको। कोई हम ग्रेट लीडर की भी कहानी नहीं बता रहे आपको, जो बाय बर्थ सब कुछ पाकर के जन्मा है, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। कोई राजा महाराजा क्या पैदा हुआ, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जो गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं?
एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे शरीर मिला है, पूरे अंगोपांग मिले हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसे सारी इंद्रियां मिली हैं, जिसे माइंड मिला हुआ है, जिसे विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, पावर मिला है, जिसके पास कैपेबिलिटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लंगड़ा नहीं है, जो लूला नहीं है, जो अंधा नहीं है, जो बहरा नहीं है, जो पागल नहीं है, जो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें से कहीं नहीं आते हैं। आते हो? नहीं आते। कोई आता है इसमें से? नहीं आता। जितने हैं सबको सब कुछ मिला है। कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मुझे ये नहीं मिला है, मेरा एक हाथ नहीं, मेरा एक पैर नहीं, मेरी एक आंख नहीं है, मैं मंद बुद्धि हूं, मैं बधिर हूं, मैं सुन नहीं सकता, मैं गूंगा हूं। कोई नहीं कर सकता। कह सकते हो? कहते हो? तो फिर जीवन के उन मोड़ों पे आकर के आप क्यों अंदर से टूट जाते हो, यह सिर्फ हम जानना चाहते हैं। क्यों अपनी शक्ति को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो? क्यों अंदर से घबराने लगते हो? क्या हो जाता है? जब कुछ नहीं था तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग से हमने समथिंग अचीव किया। जब समथिंग है, समथिंग से हम एवरीथिंग तक तो जा ही सकते, नहीं जा सकते। कुछ ना होने पर बहुत कुछ, जब बहुत कुछ है तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हाँ, दोनों ही चीज हो सकती है। जब बहुत कुछ है तो सब कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ छूट भी सकता है। बहुत कुछ से वो ऐसा भी जा सकता है, बहुत कुछ से वो नीचे भी आ सकता है। ऐसा आप अपने आप को कहां देख रहे हो? बतलाइए। जीवन में उन परिस्थितियों में आ जाते हो जहां से आपको बाउंस बैक होना था, गिर करके पुनः उठना था, उठ करके चलना था, चल रहे थे तो दौड़ना था, भागना था, भाग रहे थे तो उड़ना था। लेकिन आप हो कि गिर जाते हो तो गिरे ही रहते हो। बड़े गिरे हुए हो। और कितना गिरोगे? क्या मतलब होता है जब किसी से कहा जाता है ये तो बड़ा गिरा हुआ आदमी है? इसका क्या अर्थ होता है? क्या मीनिंग होता है? तो जब गिर रहे हो तो गिर के उठने की बात क्यों नहीं हुई? आ सकती कि नहीं आ सकती? तभी नहीं आ सकती है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। तभी हम गिरे ही पड़े रहते हैं। अरे गिरता तो हर एक व्यक्ति है संसार में। बहुत बार गिरते हुए आए अपन लोग। जब चलना शुरू किया था तब भी न जाने कितने बार गिरे थे। जब साइकिल चलाना सीखा था न जाने तो कितने बार गिरे होंगे। हर एक व्यक्ति गिरा होगा, लड़खड़ाया होगा, लेकिन हर बार हम उठ गए थे। हाँ, हर बार हम उठे ही नहीं थे, फिर चलने भी लगे थे और बड़ी तेजी से चलने लगे थे। सीखना है किसी से तो उस बच्चे से सीखो। लाइव रोल मॉडल है लाइफ में। उस बच्चे को देखो, उस बच्ची को देखो, उसके चेहरे की
प्रसन्नता को देखो। आंखों में आंसू हैं लेकिन होठों में मुस्कुराहट है। देखा होगा वो दृश्य? नहीं देखा? रो रहा है लेकिन हंस रहा भी है। आंखों से आंसू आ रहा है लेकिन हंसता है, मुस्कुराता है। बड़ा गजब का दृश्य है। क्या संकेत करता है वो? सराउंडिंग आंसू वाली है लेकिन अंदर प्रसन्नता है। परिस्थिति विपरीत है लेकिन अंदर उसकी सोच मजबूत है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। बड़ा निश्चिंत रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है, खाते पीते रहता है, भागते रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, जब वो इतना अच्छे से रह सकता है तो आपके पास, हमारे पास तो बहुत कुछ है अभी। एक निशस्त्र व्यक्ति जब अच्छे से लड़ सकता है तो शस्त्र वाला क्यों नहीं लड़ सकता? जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो युद्ध जीत जाता है। जिसके पास बहुत कुछ है वो क्यों हार जाता? थोड़ा समझने की कोशिश करें सभी लोग। अपने आप को उस गुण से भरने की कोशिश करें। रेजिलियंस अपने भीतर लाना सीखें। ये भूल जाइए, ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि हम नहीं गिरेंगे कभी भी। कई ऐसे मोड़ आएंगे जीवन में, कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां सिवाय हमें निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अंधकार ही अंधकार नजर आएगा, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। कई बार ऐसे पल आते हैं, कई क्षण ऐसे आ जाते हैं, कई मौके ऐसे आ जाते हैं जब कुछ नहीं सूझता है। उस समय हम क्या करें? नमस्ते महाराज जी। हाँ। शायद से एक रीजन ये भी हो सकता है कि बचपन में वो एक ही समस्या से गिरा है, अभी हम 10 समस्याओं से गिरे हैं। नहीं, तो ये भी एक रीजन है कि उसके पास खाने की है, पीने की है, खिलौने की है, पेरेंट्स की है, फ्रेंड्स की है, मिट्टी की, कितनी सारी समस्या है। नहीं, शायद जब वो साइकिल चला रहा तो उसे बस यही सोचता है कि बस साइकिल गिरी, फिर साइकिल चलाना है, फिर उठना है, फिर चलाना है। बट हम जब अभी की सिचुएशन में तो हमें एक प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, 10 प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो शायद उससे भी हमें आगे के चैलेंजेस। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, कभी किसी ने उपवास किए हैं? हाँ, करते हैं महाराज जी। 10 उपवास किए किसी ने कभी? 5 तक ही। 5 किए। जब पहला उपवास होता है रात को कैसा लगता है? पहले दिन तो ज्यादा तकलीफ होती है। होती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। क्या कहता है मन उस समय? देखो, आपके मन की बात कर रहे हैं, आपसे ना सामान्य से आपके मन की बात कर रहे हैं। क्या विचार आता उस समय? ये दिन पार हो जाए, रात जल्दी से, सवेरे से जल्दी से एकदम पानी पीना उठ करके, बहुत भूख लगी है, होता है ना। जब फर्स्ट टाइम जो करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो हैबिचुअल हो चुके उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कैसा भाव आता है? कैसे जैसे तैसे रात बीत जाए बस। हाँ, फर्स्ट टाइम आज उपवास किया है, आज तक कभी भोजन छोड़ा नहीं, पानी छोड़ा नहीं, मौसम प्रतिकूल है, न जाने किसकी बातों को सुन करके किनके बहकाव में मैं आकर के गुरु की बात मान करके नियम ले लिया, उपवास कर लिया। मुझे नहीं मालूम था इतनी परेशानी होती है। वो आगे से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या सोचता है, क्या विचार आता है? बस जैसे तैसे रात बीत जाए, सवेरे हो और एकदम पानी पीना है, व्हाटएवर जो भी, दूध पीना, नाश्ता करना है। जब वो जागते रहता है तब की हम बात कर रहे हैं, रात के 9-10 बजे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 12-1 बज जाते हैं, उसकी नींद लग जाती है। फिर उसकी जो भूख है ना थोड़ी कम होने लगती है। देखना, प्यास भी थोड़ी सी कम होने लगती है। और जो 10 उपवास करने वाले हैं
2 उपवास तक तो भूख प्यास ज्यादा लगती है, इच्छा होती है, फिर जैसे ही तीसरे उपवास में आते हैं फिर इच्छा नहीं होती है। बॉडी की डिमांड नहीं खत्म हो। समझ रहे हैं इस बात को? साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वह एक इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन अपने माइंड में बना लेता है। एक काल्पनिक अंतिम अवस्था उसके माइंड में पैदा होने लगती है, और यदि उसने उस क्रूशियल फेज को पास कर लिया, उस फेज को उसने निकाल दिया, फिर उसकी जो फिनिशिंग लाइन है उसकी मार्जिन बहुत बढ़ जाती है। जो 2 उपवास के समय घबराने लगा था वही व्यक्ति 10 उपवास कर जाता है और उसे फिर तकलीफ नहीं होती है। समझना है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना है इसके पीछे जो मनोविज्ञान क्या छिपा है, रहस्य क्या है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, और उस क्रूशियल फेज को हमने सामना करना सीख लिया, उसके बाद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब रात को स्टडी कर रहे हैं और एकदम नींद घेरने लगी, 12 बज चुके, 1 बज चुके। अब ऐसा लग रहा है कि आंख खुली नहीं रही है, अब सो जाओ। आप 5 से 10 मिनट के उस टाइम पीरियड को कंट्रोल कर लो, है ना? 10 मिनट आपने कंट्रोल कर लिया, चाहे पानी डाल करके, कुछ भी करके, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके, व्हाटएवर जो भी आपने पास साधन, 10 मिनट आपने निकाल दिए। फिर क्या हो जाता है? उस 10 मिनट के बाद नींद गायब हो जाती है। हम बैठ नहीं पा रहे थे, उसके बाद 3 घंटे और पढ़ लेते। होता है कि नहीं? सबने एक्सपीरियंस किया भी होगा। यानी कि एक स्टेज ऐसी आ रही थी कि अब बैठना भी पॉसिबल नहीं है, आंख खुली नहीं रही है, लेकिन उस 10-15 मिनट के क्रूशियल टाइम पीरियड को यदि हमने निकाल दिया तो वो एक्सटेंड हो जाता है 3-4 घंटे। अब हम ये पूछना चाहते हैं, वो एनर्जी कहां से आ गई? जो 2 उपवास के बाद शक्ति नहीं थी, जो 10 उपवास तक खींच लेता है व्यक्ति, वो एनर्जी उसके पास कहां से आ जाती है? क्या घटित हो जाता है उसके भीतर ऐसा, जो उसकी बॉडी अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, अब एकदम से ऑल ऑफ सडन बिना खाए पिए। नमस्ते गुरुदेव। मैं जैसे करता हूँ तो पहले से जब 10 लक्षण आने वाले होते हैं पारो, उसमें पहले से माइंड में जैसे बैठा हुआ है कि अब अपने को 10 उपवास करने हैं, और अपने आपको ये एक मैसेज देता हूँ कि अब भैया 10 दिन का उपवास है, अब इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अब अपनी तैयारी पूरी कर लो। उसके बाद में जब शुरुआत हो जाती है तो कुछ ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होती। 4-5 दिन के बाद ऐसा लगता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है, मालिक हो के चले गए कहीं। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि भाई देखो, अपना 10 दिन का टारगेट है, ये पूरा करना है अपने को। जो संकल्प है वो हमको हर हालत में हासिल करना है, उसको पूरा करना है, लक्ष्य को बीच में नहीं छोड़ना। और उसके बाद में फिर 10 दिन कब गुजर जाते हैं पता नहीं लगता। ये तो वही एग्जाम्पल हमारा। अब हमारी रियल लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उपस्थित है, जब हमें लगता है कि कोई समाधान ही नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है। वो थोड़ा सा पीरियड जिस व्यक्ति ने निकाल लिया, आप देखोगे ऑल ऑफ सडन आपको कहीं ना कहीं से एक समाधान की किरण अवश्य नजर आ जाएगी। आपको एकदम से रास्ता मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में तुरंत आ जाएगा, कोई ऐसा विचार आपके माइंड में उत्पन्न हो जाएगा, कहीं से ऐसे संकेत आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसी हिंट मिल जाएगी। तो कहने का इंटेंशन ये है कि जब जब हमें ये फील होने लगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बस तभी हमें अपने आप को संभालने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो उस थोड़े से टाइम पीरियड को यदि हमने निकाल लिया, फिर हम
देखेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ गए। चाहे वो आपको फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो, चाहे फैमिली की रिलेशनशिप की बात हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम आ रहे हो, कि डिजीज हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब चारों तरफ से अंधकार छाने लगे, बस थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है। उस समय गुरुदेव अपन कुछ अच्छे लोगों ने, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े तकलीफें झेली हैं, उनके बारे में सोच करके उन्होंने उस समय कैसे किया था, वो बात हमारे दिमाग में आ जाती है, तो हमको संबल मिल जाता है उससे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कल हमारे पास शाम को कोई लोग बच्चे लोग बैठे थे, बोले एक मूवी की बात कर रहे थे, 12th फेल, 12वीं फेल। एक बहुत अच्छी बुक भी आई होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी मूवी 12th फेल। देखिए, सुनी होगी इसके बारे में। और अपने टाइम की बहुत अच्छी मूवी लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छी रेटिंग उसे मिली है, बड़ी इंस्पायर करने वाली है स्टोरी उसकी भी, और रियल लाइफ स्टोरी है। मनोज कुमार शर्मा नाम है शायद उसका, हाँ, जो IPS ऑफिसर बना है। उसकी लाइफ स्टोरी को देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या हर्डल्स उसकी लाइफ में आए, लेकिन हर हर्डल्स को जब उसे रखने लगा था कुछ नहीं बचा, पार कर गया। 10th तक जो चीटिंग करता था, चीटिंग करके पास होता था, 12th में जब फाइनल एग्जाम थी, हाँ, क्या आ गया, कोई DSP वगैरह आ गए थे, इन्विजिलेटर आ गया, तो चीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, फेल हो गया। फिर क्या करने लगा, गाड़ी चलाने लगा, जुगाड़ा वाली गाड़ी चलाने लगा। फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ किसी गांव में, बिहार का था, कोई पॉलिटिकल लीडर था, उससे कुछ बहस हो गई, उसका भी यही बिजनेस था, तो उसने दोनों भाई को जेल पहुंचा दिया। जैसे तैसे वहां से निकला वो व्यक्ति, उसी DSP से मिलता है और कहता है कि हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ हुआ। DSP उसके बड़े भाई को भी निकाल देता है। बस उससे पूछता है वो व्यक्ति, वही मनोज, मुझे आप जैसा बनना है। तो उसने कहा, DSP ने, बस इतना ही करना है, लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करना। एक सूत्र देता हूं। अब 12th फेल था, फिर से उसने 12th एग्जाम दी, क्योंकि अब उसे बनना था, उस DSP की लेवल में आना था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना पड़ेगा उसने कहा था, और वो तो ग्रेजुएशन के बिना होगी नहीं। 12th उसने एग्जाम दी, अब लेकिन नियम लेकर के विदाउट चीटिंग दूंगा, 3rd डिवीजन में पास होता है ना। सब चीटिंग कर रहे थे सारे स्टूडेंट, उसके पास भी ऑप्शन था, कर सकता था, लेकिन नहीं की और पास हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन से। फिर क्या हुआ, स्टोरी कौन हमसे बताएगा, हमें ज्यादा नहीं पता है। हाँ, फिर BA ग्रेजुएशन करता है, ग्वालियर जाकर के ग्रेजुएशन करता है, फिर दिल्ली शायद आता है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज की स्टडी करने के लिए कोचिंग की तलाश करता है। एक टीचर मिलता है जिसने 4 बार ट्राई किया था, इंटरव्यू तक फेस किया, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे ही ना स्टोरी। चाय का बिजनेस करने लगा था, लेकिन साथ में क्लासेस भी लेता था। उसी के पास पढ़ने लगा, जैसे तैसे मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्री फेल हो गया। सेकंड टाइम की बात आई, फिर चक्की चलाने लगा। हाँ, सेकंड में प्री क्लियर कर जाता है, लेकिन मेंस में वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, चक्की आदि चलाने लगता है, बिजनेस करने लगता है। 15 to 16 आवर्स दिन भर काम करता है और एक छोटे से लैंप में रात भर पढ़ाई करता है। मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन इस बार इंटरव्यू में बाहर हो जाता है शायद। हाँ, व्हाटएवर जो भी स्टोरी है, जिस दिन फाइनल इंटरव्यू था, बड़े इंटरेस्टिंग, आप ही लोग बता रहे थे क्या था, कौन हमें एक्सप्लेन करके बता देगा उसकी स्टोरी। बड़ा अच्छा था, बड़ा इंस्पायरिंग था वो। माइक से बताना थोड़ा सा क्या था।
हम सिर्फ यह बताना चाह रहे हैं, जब जब जीवन में हमें यह मोड़ नजर आने लगे कि कुछ नहीं बचा है, द इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन जब हमारे माइंड में पैदा होने लगे, बस उस फेज को, उस क्रूशियल फेज को हम निकालना सीखें, उसके बाद एक ऑप्शन हमको अवश्य मिलेगा। जी महाराज जी, वो जो पहली बार में प्री में फेल हो जाता है, दूसरी बार में थोड़ा उसको ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि उसके टीचर बोलते हैं कि बहुत अच्छा लिखता है निबंध वगैरह, तो वो प्री पास होता है, मेंस में फेल हो जाता है क्योंकि टूरिज्म और टेररिज्म में वो समझ नहीं पाता है, तो उसमें हिंदी मीडियम से था, क्वेश्चन आया था टूरिज्म के ऊपर, उसने लिखना था आंसर, ऐसे लिखना था, और उसने टूरिज्म को टेररिज्म ले लिया, वो लिखा है और टेररिज्म के ऊपर लिख दिया उसने। बड़ा खुश था कि मैंने सब किया, जब पता चला कि उसने टेररिज्म लिख दिया तो वो फेल हो गया। हाँ। फिर वो जाके आटा चक्की चलाता है, उसी में रहता है, छोटा सा रूम रहता है, उसमें आटा चक्की चलाता है, 16 घंटे काम करता है, और सबसे वो कट जाता है, फिर अपने हिसाब से वो करने लगता है। उसके बाद फिर वो तैयारी करता है, जो उसकी फ्रेंड्स रहते हैं ना उसको सहयोग करते हैं कि भाई तुम कर सकते हो करके, आगे जाके फिर वो तैयारी करता है, वो क्लियर होता है। जब फाइनल इंटरव्यू होता है महाराज जी, तब वहाँ पे जाके जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो इंटरव्यू पैनल होता है, इंटरव्यू लेने वाले पैनल, वो हिंदी मीडियम वालों को पसंद नहीं, हिंदी मीडियम वालों को रिजेक्ट कर देते थे, नहीं थोड़ा सा रहता है, हिंदी मीडियम वाले क्या कर पाएंगे, हाँ जिसे लैंग्वेज ही नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो आज के जमाने में क्या कर पाएंगे। जब सिविल सर्विसेज की बात है तो फिर क्या होता, तो उसके बाद फिर वो इंटरव्यू में कुछ कुछ पूछते हैं, तो क्या हुआ, तुम तो 12th में फेल हो गए थे, मतलब तुम्हारा 3rd डिवीजन हो। हाँ, बोले तुम तो 3rd डिवीजन, फर्स्ट टाइम 12th फेल, 12th के बाद 12th में 3rd डिवीजन, जो 3rd डिवीजन लाया है वो क्या IAS IPS बन सकता है, कैपेबिलिटी है कि नहीं, कैसे पॉसिबल है, हट कर गई उसे बात, तो उसने पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। 12th फेल की बात ये नहीं है, मैं किस कंडीशन से निकल करके आया हूँ, बात उसकी है, किस एडवर्सिटी को मैंने फेस किया है, बात उसकी है, किन प्रतिकूलताओं में रह करके मैंने प्री और मेंस क्लियर किया है, बात उसकी है। न जाने तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे होंगे, बाद में डिमोरलाइज किया हुआ है, हिंदी मीडियम वाला कुछ नहीं कर पाता, कर सकता है, आप फिट नहीं हो इस जॉब के लिए, बुरा नहीं। मेरा तो एम यही है कि मुझे चीटिंग को हटाना है, यदि मैं IAS IPS ना भी बन पाऊँ तो टीचर बन करके अपना काम करूँगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ मैं इसके लिए फिट हूँ। तो पैनल कहता है प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ, बोले अभी प्यास लगी, 1 गिलास पानी दे दो, कांच की गिलास में पानी दिया गया था, तो नहीं मुझे कांच की गिलास में नहीं चाहिए, स्टील की गिलास में चाहिए। पैनल ने कहा प्यास बुझाना पर्पस है, चाहे कांच की गिलास से मिले चाहे स्टील की गिलास में पानी मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे अपना मैसेज कन्वे करना, चाहे मैं इंग्लिश में कन्वे करूँ चाहे हिंदी में कन्वे करूँ, मुझे मैसेज कन्वे करना, बस किसी से भी हो जाए। पर्पस पानी से है, न कि गिलास से है, पर्पस मैसेज से है, न कि लैंग्वेज से है। ऐसे हुआ था ना, उसके बाद क्या होता उसके बाद हमें नहीं पता। महाराज जी एक और चीज़ थी कि उसको सजेस्ट किया था कि तुम 12th फेल हो, ये बोल देना कि तुम्हारी ग्रैंड मदर उस साल मर गई थी इसलिए मैं फेल हो गया। हाँ, पर उसने नहीं बोला, उसने कहा कि चीटिंग नहीं करना है। मैं 12th फेल हुआ हूँ, उसके लिए वो एक्सक्यूज दिया जा रहा था कि बोल देना ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई इस कारण मैं नहीं कर पाया। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने चीटिंग नहीं की थी इस कारण फेल हुआ था। और उसके बाद क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया था, सिलेक्शन हो गया था उसका, IPS में टॉप पोजीशन में सिलेक्शन हुआ था। गुरुदेव उसने ये कहा था कि मैं उसको ये बताया गया था कि तुम पैनल में बताना ही मत कि तुम 12th में फेल हुए थे, लेकिन उसने वहां जाके कह दिया कि मैं उस साल फेल हो गया था। फेल क्यों हुए थे, बोले चीटिंग हो रही थी, मैं भी चीटिंग कर रहा था क्योंकि सारा टीचर चीटिंग करा रहे थे, इसलिए मैं भी कर रहा था। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने आके और ये कहा कि सारा स्कूल फेल करवा दिया उसने। और मेन पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। उसके बाद जो कैसे सिलेक्शन हुआ उसका पढ़ना चाहिए उस स्टोरी को। उसने बस एक ही बात कही, जब एक लेडी ने उससे कहा कि तुम इसको अवॉइड कर सकते थे फिर तुमने क्यों नहीं किया,
बोले एक ही तो सूत्र के, एक ही फॉर्मूला तो मैंने सीखा था कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है, बस। और इसी फॉर्मूले की बेस पे मैं आज आपके सामने तक पहुंचा हूं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटने लगे, जब आपको कुछ भी रास्ता नजर ना आता हो, उस समय कैसे बाउंस बैक करना है, बस उस इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन को पार करना सीख लेना, जो एक्चुअल में है नहीं है, हमने ही इमेजिन से क्रिएट की है। हमने ही अपनी कल्पनाओं से बना लिया है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। जैसे 2 उपवास के बाद लगने लगता है कि अब क्षमता नहीं है, लेकिन अब 10 उपवास कर जाते हो। जैसे बहुत भूख लगती है, उस समय आप कुछ निकाल देते हो टाइम, फिर भूख शांत हो जाती है, नींद आ रही है, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया तो और 3 घंटे पढ़ लेते हो। बस ऐसे ही लाइफ के साथ भी है। जब हमें लगने लगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो अवश्य रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा सा इस नेचर को अपने भीतर लाना सीखो, क्योंकि हम सब की यात्रा गर्भ से ही एडवर्सिटी को फेस करने की रही है। वी वर द लीडिंग स्पर्म, है ना? हम वो लीडिंग स्पर्म थे जो मिलियंस स्पर्म को छोड़ करके आगे बढ़े, जिसके माध्यम से हमारा जन्म हुआ था। 9 महीने हमने उस एडवर्सिटी को फेस किया, हर प्रतिकूलताओं को फेस करके इस शरीर को इस लायक बनाया कि दुनिया को देख सके। बाल्यावस्था में हर समय प्रतिकूलताओं को फेस करके खड़े रहे, चलते रहे, दौड़ते रहे, सीखते रहे। जब हमारे संस्कार ऐसे हैं, अभी क्यों हिम्मत हारना? ठीक है, समय आपका हो गया। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, हाँ हाँ, वो एक बहुत अच्छे इंसिडेंस था, वो बैग चोरी हो जाता है पैसे वाला, देख लेना, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, हमको तो बड़ी इंस्पायरिंग लगी, लोगों ने सुनाई थी। तो एक सामान्य से व्यक्ति, एक कॉमन पर्सन वीआईपी कैसे बन जाता है, नॉर्मल पर्सन तो हम भी बन सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोले अच्छा, एक बात और थी महाराज जी, कि उसको उसके फादर जो थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑनेस्ट थे। अच्छा है, हाँ, ये बस उसमें बहुत अहम थी। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अभी इतना ही रखे। बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।